आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर न सिर्फ देसी पर्यटकों के लिए नंबर 1 स्टेट बना हुआ है, बल्कि विदेशी पर्यटक भी गोवा को उतना ही पसंद करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ का शांत सुरक्षित समाज। इस समाज को शांत और सुरक्षित बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो गोवा पुलिस की, और गोवा पुलिस के जांबाज, समझदार और जिम्मेदार अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए इस बार स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वाभिमान कार्यक्रम और गोवा पुलिस से जुड़ी विषयों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजीपी जसपाल सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले सर हम बात करेंगे स्वाभिमान प्रोग्राम की, जिसका ये दूसरा साल है। जी। ये कितना ज़रूरी है गोवा पुलिस के अधिकारियों के? देखिए, जो सोसाइटी है, क्योंकि पुलिस पूरे समाज के लिए काम करती है और अपनी जान को जोखिम में डाल के हर रोज़ 24/7 ड्यूटी पे रहती है। और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक में काम करते हैं लोग, वो धूल में, मिट्टी में, धूप में, बरसात में हमेशा काम करते हैं और वो समाज को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से समाज को भी जो हमारी कांस्टेबलरी है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनके प्रति अपना स्नेह अर्पण करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो स्वाभिमान प्रोग्राम है वो एक बहुत ही अच्छी पहलकदमी है ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से, ताकि जो समाज अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को रिस्पेक्ट देता है, वो समाज नॉर्मली हम कहते हैं कि शांति प्रिय होता है, क्योंकि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है समाज के अंदर और पुलिस के अंदर। क्योंकि पुलिस की जो प्रेजेंस है वो बड़ी ओवर आर्चिंग, जिसे हम कहते हैं 24/7, जैसा कि कहा जाता है कि जिस तरह से एक स्कैवेंजर स्ट्रीट को साफ रखता है, तो पुलिस अधिकारी जो होते हैं, जब पुलिस संस्था है, वो समाज को अपराध से क्लीन रखने का प्रयत्न करती है। सर, ये ज़रूर मानेंगे हम कि गोवा आज टूरिस्टों की अगर पहली पसंद है तो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ का शांत समाज। लेकिन सर, कुछ ऐसे मौके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे ये आरोप लगता है कि पुलिस जो है टूरिस्टों को परेशान भी करती है। जो छोटी सी बात यह है कि रेंट बाइक लेकर के लोग यहाँ घूमते हैं, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो टूरिस्ट को फाइन किया जाता है, या दूसरे तरीके का आरोप लगता है कि बात सही से नहीं किया गया। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, टूरिस्ट प्लेस है, ये आपका मानना सही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने जो देखा गया है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और जो ट्रैफिक अबाइडिंगनेस हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, वो हमें टूरिस्ट से उतनी ज़्यादा जो हमारा अपेक्षा होती है वो उस लेवल का कंप्लायंस नहीं रहता है। रेंटे बाइक का एक यूनिक इशू है, क्योंकि उसमें जो रेंटे बाइक का लाइसेंस है वो किसी और के नाम पे है और टूरिस्ट उसको कुछ समय के लिए लेता है। इसके बारे में हमने वैसे अपने ट्रैफिक यूनिट को काफ़ी बार ब्रीफ भी किया है और अभी काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को नोट किया था और ये बात हमने अपने स्टाफ को कन्वे भी की है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर जो सुरक्षित रोड्स हैं, या सेफ्टी ऑफ मोटरिस्ट है, या ख़ास तौर पे पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि टूरिस्ट अगर गोवा में आते हैं और अगर वो यहाँ पर अपना आनंदमयी समय व्यतीत करने आते हैं, तो यहाँ की जो कल्चर है, जो रोड का डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करने में भी उनको योगदान देना चाहिए। पर जो आपने अभी कहा कि वो हम पहले से ही उसके बारे में आपस में डिपार्टमेंट में, विभाग में चर्चा कर चुके हैं और इसके बारे में दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने भी ये नोट किया था और ये हमने लोगों को अच्छी तरह से कन्वे किया है और उसमें काफ़ी अभी फ़र्क भी आया है। सर, टूरिज्म के साथ साथ एक बहुत जो ख़राब इमेज गोवा के बारे में जाता है कि लोग मानते हैं, और ये सही भी है, कि यहाँ पे ड्रग्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि पुलिस अपना काम ज़रूर कर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। काफ़ी सीजर भी होता है, बहुत सारे देसी विदेशी पेडलर्स अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन जो सिचुएशन है उसको सर आप कैसे इवेलुएट करते हैं? देखिए, चूँकि बहुत सारी ड्रग्स पकड़ी गई हैं
तो उससे कि ये इम्प्रेशन जाता है कि शायद गोवा में ड्रग्स अवेलेबल हैं। लेकिन जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, चाहे वो इंडिया में है या अब्रॉड हैं, जैसे कि आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके सिटीज़ जो हैं टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, हिंदुस्तान में भी, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस पे एक कंज्यूमर लेजर में जाता है, उसके पास परचेजिंग पावर भी होती है और उसके पास समय भी होता है। उस वक्त वो अपनी किसी जिम्मेवारी की पोस्ट पे नहीं रहता है, जो भी कार्य करता है वो कार्य से हट के अपने लेजर को स्पेंड करने आता है। तो जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वो एक अट्रैक्टिव टारगेट बनती है जो लोग इस तरह के गैर कानूनी पेशे में शामिल होते हैं, जिस तरह से ड्रग ट्रेड आपने कहा। तो जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही संवेदनशील रहती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील से मतलब कि वल्नरेबल होती हैं। वैसे अगर आप देखें तो गोवा में ऐसा कोई माफिया जो हमने पिछले 2 साल से देखा, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, उनकी इंटेरोगेशन हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि कंजम्पशन पॉइंट तो हम इसको कह सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर अवेलेबल है। इसीलिए जो ड्रग डीलर है, जो ड्रग बेचना चाहता है, तो वो यहाँ आके रेडी मार्केट एक मांगता है, क्योंकि किसी भी जगह का हम मयार जो तय करते हैं कि वहाँ का लोकल कितना इसमें कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, तो बहुत ही रेयर देखने में आया है कि कोई लोकल पॉपुलेशन ड्रग कंजम्पशन में इन्वॉल्व हो। जैसे कि पिछले 18 के मुकाबले हमने 19 में ऑलमोस्ट डबल, 18 में हमने 3 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी थी और इसमें इस बार हमने 6 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी। जैसा कि आपने कहा कि कंजम्पशन में लोकल्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक डाटा मैं देख रहा था 2019 में करीब 70 गोवन, मोर देन 70 गोवंस बुक किए गए फॉर ड्रग्स पेडलिंग। नहीं, वो कंजम्पशन और ट्रेडिंग जिसे आप कहते हैं, दोनों में हमें फ़र्क रखना है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो कंज्यूमर नहीं है, जिससे कि ड्रग ट्रेड बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है। इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू कोस्टल एरियाज़, कि कोस्टल जो तटीय इलाके हैं, तटीय पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ही, क्योंकि टूरिस्ट की बहुतात वहाँ है तो जो सेलर भी है वो वहाँ जाता है। फिर भी अगर आप देखें 70 तो ये कोई बहुत ज़्यादा फिगर नहीं है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं गांजा जो कहते हैं कि जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, नेबरिंग स्टेट्स में अवेलेबल है, उड़ीसा से आता है और कई राज्यों से आता है, और जिसकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसानी से लोग अपने सामान में लगेज में रख के ट्रेन से ला सकते हैं, बसेस में ला सकते हैं। तो वो वाली जो ड्रग है जो नेचुरल है, इसमें हम इसका क्राइटेरिया मानते हैं कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो कि समाज के लिए बहुत हानिकारक हैं, उस पे ऊपर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जो नेचुरल प्रोड्यूस है उस पे नहीं है, उस पे भी ज़्यादा है, बट ज़्यादातर एडिक्शन जो होती है सिंगल कंजम्पशन से, 2 बार कंजम्पशन से, वो हमारी केमिकल बेस्ड जो ड्रग्स हैं उन पे है, तो हमारी ज़्यादातर कंसंट्रेशन उन पे रहती है। सर 2019 में जैसा कि आपने बताया 6 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया जी। 2018 और 17 देखें तो 3 करोड़ से थोड़ा कम ही वो अमाउंट था, ज़्यादा नहीं था। तो ये जो बढ़ा हुआ सीजर है उसको हम क्या देखें कि गोवा पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो गई या? देखो ऐसा है कि एक लेवल तो वही रहता है ट्रेड का, क्योंकि जगह छोटी है, टूरिस्ट का लेवल कम हो रहा है, तो उससे साफ साफ कोरिलेशन ये मिलती है कि पुलिस ने ज़्यादा शिद्दत के साथ, पुलिस ने ज़्यादा मेहनत के साथ रेड किए हैं, नंबर ऑफ़ रेड्स भी ज़्यादा है और क्वांटिटी ऑफ ड्रग सीज्ड भी ज़्यादा है। ईडीएम्स गोवा का खास अट्रैक्शन रहा है और अभी हाल में जो ईडीएम संपन्न हुआ उसमें 3 जवानों की मौत हो गई जी। और अभी तक विसरा रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है प्राइमा फेसी की वो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुआ। नहीं, देखिए माना जाना तो एक अजम्पशन है, जब तक साइंटिफिक तरीके से इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस वक्त तक हम किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात रही ईडीएम, इस बार उन पे बहुत सारा अंकुश लगाया गया था। ऐसा भी संभव होता है कि भाई लोग दूर दूर से आते हैं, कोई फ़्लाइट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई अपनी ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो किसी भी नाके पे, चेक पोस्ट पे ट्रेनों को या एयरक्राफ्ट को चेक करना मुश्किल होता है। तो कोई अगर अपने साथ अपना सब्सटेंस ला रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसका हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई भी इंसान रूल आउट नहीं कर सकता है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, बट यहाँ तक वेन्यू का सवाल है उसमें हम निश्चय ही बहुत सारा हमने अंकुश लगाया था। बाकी विसरा रिपोर्ट के लिए
हमने CFSL को DO लेटर भी लिखा है कि जितनी जल्दी संभव हो सके हम इसमें लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच सकें, और वो हमें इस बात में मदद भी करेगा आगे आने वाले इंतज़ामात में भी, और ये भी बताएगा कि किस तरह से और हम इन चीज़ों को पुख्ता कर सकते हैं। सर, गोवा के लिए एक और जो सेंसिटिव मुद्दा है वो टेररिज्म का। अच्छी बात है कि ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन पास्ट में ऐसे रहे हैं कि टेररिस्ट के हिट लिस्ट में ज़रूर रहा है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो कि यहाँ रेकी किया गया। ऐसे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग, गोवा पुलिस की जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम है, और दूसरा जो हमारा ATS है, उसको आप कहाँ आंकते हैं, ये जो हमारे सामने खतरा मौजूद है उसको देखते हुए? देखिए, इसमें निस्संदेह गोवा बीइंग ए आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेस रडार पे रहा है, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि जिससे कि हम लोगों को भी उजागर कर सकें। जिस तरह के टेनेंट वेरिफिकेशन ड्राइव, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी आउटसाइडर आएगा वो किसी जगह रहता है, आके किराए का मकान लेता है या ख़रीदता है, तो हमने टेनेंट वेरिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। यहाँ तक कि एक टेनेंट वेरिफिकेशन बिल भी हमने प्रिपेयर करके गृह विभाग को भेजा कि इसको असेंबली में पेश किया जाए, और ताकि इसको जनरल इंस्ट्रक्शन से लेजिस्लेटिव कमांड बना दिया जाए। तो शीघ्र ही हो सकता है कि टेनेंट वेरिफिकेशन एक्ट भी बन जाए, जिससे कि हर व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति को वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रेमिसेस देगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी लोगों को पोस्टर्स के ज़रिए, पैम्फलेट्स के ज़रिए भी दी जाती है। स्कूल्स या कॉलेजेस में जाके लोगों को एजुकेट भी किया जाता है। कोस्टल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि 26/11 का जो अटैक था वो कोस्टल रूट से ही हुआ था। तो गोवा पुलिस की जो कोस्टल सिक्योरिटी यूनिट है उसके अंदर भी 9 बोट्स इनके पास इंटरसेप्टर बोट्स हैं, और सेकेंड फेज़ में और भी नई बोट आने की संभावना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गृह मंत्रालय जो है वो देता है। इसके अलावा हमारा ATS जो है उसको NSG के साथ ट्रेनिंग दिलवाई गई है। NSG ने और ATS गोवा ने मिलके बहुत सारी प्रैक्टिकल जो सिचुएशन जिसे हम कहते हैं कि रेकी करने के बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेज की गई हैं। मॉडर्न वेपनरी भी लेके दी गई है। जो टेररिस्ट गियर, एंटी टेररिस्ट गियर है, जिस तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हैं, ये सब लिए गए हैं। तो इन NSG के अलावा भी हमारा जो ATS है वो समय समय पर ये सारी एक्सरसाइजेज करता रहता है, ताकि उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो शार्प रहें। सर, रियल टाइम एक्शन तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसे मुद्दों को टैकल करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका, 2 बड़े स्टेट जो हमारे बगल में है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बात, और दूसरा CCTNS या फिर IB के साथ कोऑर्डिनेशन जो होता है, क्या आप मानते हैं कि वो सही जगह पर है? देखिए, उसमें एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मान लीजिए किसी भी स्टेट एजेंसी के पास, लेट्स से महाराष्ट्र पुलिस है या कोई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है या कोई सेंट्रल एजेंसी है, उनके पास अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको रियल टाइम में शेयर करने के लिए एक मल्टी एजेंसी सेंटर दिल्ली में है, और एक हर राज्य में इंक्लूडिंग गोवा में भी स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर है, जिसको हम स्मैक प्लेटफॉर्म कहते हैं। वो कंप्यूटर मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसमें कि रियल टाइम में इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। तो उसमें, क्योंकि इस मामले में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो स्मैक जो है या MAC मैक सेंटर है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से, फास्टर मोड से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी हमने देखा है कि हर बार जब भी कभी कोई फेस्टिवल सीज़न आता है, कोई भी अगर सेंसिटिव इनपुट है तो वो तुरंत हमारे साथ शेयर होती है, और हम आगे उसको फील्ड फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। तो ये 26/11 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्रोसीजर्स हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज़म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई गई। डिजिटलाइजेशन की बात करें, गोवा पुलिस में धीरे धीरे चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि चालान सिस्टम को ई चालान सिस्टम को फुली किया गया है। उसके बाद सेंटिनल स्कीम ऐप बेस्ड हो गया। तो इन सारे प्रोसेस में सेंटिनल को डिजिटल बेस्ड हुए करीब 1 साल हो गए। अभी रिसेंटली हमने ई चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो भी फीडबैक है वो कैसा फीडबैक आया है?
देखिए, जो सेंटिनल की एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन से जो नोटिस प्रिपरेशन थी, क्योंकि एक ऐप है, पहले क्या होता था कि लोग व्हाट्सएप लेते थे, उस फ़ोटो को फिर उसके पर्टिकुलर के साथ भेजते थे। अब एक ऐप बना दी गई है, मोबाइल बेस्ड ऐप, जिससे कि कोई आदमी उसमें हेराफेरी नहीं कर सकता है। जो ऐप के में आपने फ़ोटो ली है वो ही जा सकती है, वो दोबारा फ़ोटो नहीं जा सकती है। उसके अलावा नोटिस प्रिपरेशन का जो काम है वो भी कंप्यूटराइजेशन से काफ़ी आसानी से हुई है। पहले पुलिस स्टेशन में जाके ये मैनुअली जाके घर घर पे सर्व करना पड़ता था, अब हम इसको थ्रू कोरियर या रजिस्टर्ड ईडी के थ्रू भेज रहे हैं। और नोटिस प्रिपरेशन में पहले बहुत टाइम लगता था, अब उसमें काफ़ी कम टाइम लग रहा है। और सेंटिनल स्कीम काफ़ी कामयाब है। इसमें तकरीबन 7,900 के करीब सेंटिनल एनरोल हो चुके हैं और 17 से लेके अब तक इन सेंटिनल्स ने 2 लाख से ज़्यादा मोटर व्हीकल चलान्स जो रिपोर्टिंग किए हैं। और इसमें हमें जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 2 करोड़ से 2 करोड़ 28 लाख के करीब हुआ है। जबकि हम इसमें सेंटिनल को रिवॉर्ड भी देते हैं, जो कि अमाउंट अर्न एंड रिवॉर्ड गिवन, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इसमें जहाँ तक गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बट साथ ही साथ जो रोड डिसिप्लिन है उसमें भी काफ़ी इसमें बढ़ोतरी होती है। तो डिजिटलाइजेशन से ये सारी चीज़ें, जो ई चालान है कि अगर आपको, क्योंकि उसमें एक परसेप्शन का मुद्दा भी जुड़ा हुआ था कि लोग जब आपको कैश देना है चालान, तो पब्लिक के अंदर ये इम्प्रेशन रहता था कि कोई पुलिस वाला पैसा एक्सेप्ट कर रहा है। एटलीस्ट अब जब वो कार्ड स्वाइप करेगा, मशीन पे उस पर स्वाइप करेगा, तो एक पॉजिटिव जो इम्प्रेशन जो है पब्लिक को जाएगा, प्लस सीधी बैंक में एंट्री जाएगी। पहले क्या था कि पुलिस ने उसमें आपका चालान हुआ, आपने कैश में पेमेंट किया, रसीद ली और पुलिस उसको बाद में मैनुअली गवर्नमेंट के अकाउंट में जाके पैसा जमा कराती थी। अब ये जो मैनुअल एक्टिविटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। प्लस ई चालान से जो एनालिटिक्स है कि हमें ये देखना कि किस एरिया में कितने चालान हुए, किस समय से लेके किस समय तक कितने चालान हुए, किस आईओ ने या जो हमारा ट्रैफिक का ऑफिसर है उसने कितने चालान किए, किस आदमी का मल्टीपल चालान पेंडिंग है। अगर वो आज उसका चालान हुआ तो वो स्कीम से, उस ऐप से ये भी पता लग जाएगा कि उसका पहले वाले चालान का पेमेंट कोई बाकी तो नहीं है। तो जिसके ज़्यादा चालान हुए हैं वो भी पता लग सकता है उससे। सर, जब हम पुलिस से उम्मीद रखते हैं तो हमें निश्चित तौर पर पुलिस कर्मियों के भलाई के बारे में सोचना होगा, और उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है प्रमोशन का। कुछ सीनियर पीआईज थे जो डीवाईएसपी के रैंक पे प्रमोट होने वाले थे, वो रुका हुआ है। दूसरी तरफ उसका नतीजा ये है, जो पीएसआई हैं वो पीआई के रूप में प्रमोट होने वाले थे, वो रुका हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर एज ए जर्नलिस्ट जब मेरा इंटरेक्शन होता है उन लोगों से, तो असंतोष की भावना वो लोग व्यक्त करते हैं। नहीं, इसमें हमने ऑलरेडी प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट को भेज दिए गए हैं। कुछ इंस्पेक्टर से जो डीएसपी प्रमोट होने हैं, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से डीएसपी की रिक्रूटमेंट और प्रमोशन से डीएसपी की रिक्रूटमेंट, इसमें कुछ परसेंटेज फिक्स करने का मामला जो है, जैसे कि 60-40 होना चाहिए या 50-50 होना चाहिए, ये वाला जो है ये भी प्रपोज़ल हमने गवर्नमेंट को दिया है और गवर्नमेंट इसमें फाइनल स्टेजेस पे है और ये मुद्दा शीघ्र ही सॉल्व हो जाना चाहिए। और गवर्नमेंट भी इसमें तत्पर है क्योंकि मोटिवेशन से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस जैसी जो डिफ़िकल्ट जॉब है उसमें जो मोटिवेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें हम भी फॉलो अप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही हो जाना चाहिए क्योंकि प्रमोशंस बहुत ही बड़ी मोटिवेशन का रोल प्ले करती है और हम फॉलो अप भी कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। तो मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही इसमें हो जाना चाहिए जो लॉजिकल एंड पर। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रमोशन एक बहुत बड़ा मोटिवेटर जो सर, एक पीएसआई से मेरी बात हुई थी जो ड्यू है, रादर उसे सैलरी जो है वो पीआई रैंक का मिल रहा है, वो बता रहा था। तो उसने एक प्रपोजल सॉर्ट ऑफ सजेशन जो मेरे सामने उसने व्यक्त किया कि यहाँ पे 7-8 ऐसे सेल्स हैं जो पीएसआई हेड करते हैं, ट्रैफिक के कुछ सेल्स हैं या अपने स्पेशल ब्रांच के सेल हैं, उनको क्या उन जगहों को उनको अगर पीआई बना दिया जाए तो सेम जो पीएसआई हेड कर रहा है वो पीआई हेड कर पाएगा? हाँ, नहीं, इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी जो सजेशन है, हमारे संपर्क सभा का सिस्टम होता है, तो जो आपको वो उन्होंने सजेशन दिया, हम एक संपर्क सभा करके ऑफिसर से सजेशन मांगेंगे। अगर वो किसी भी रूल में
क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक सरकारी संस्था है जी। और सरकारी संस्थाओं में रूल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर वो किसी भी रूल में फिट होगा या रूल अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे इस प्रस्ताव को लेके कि ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी वो पीआई की सैलरी ले रहे हैं, ऐसा एक सुझाव वैसे दिया भी गया है गवर्नमेंट को। तो जैसे ही हम एक संपर्क सभा करेंगे कि ये भावना जो है कितने % लोगों में है, तो इस पर डेफिनेटली कोई ना कोई हम लॉजिकल एंड तक इसमें पहुँचेंगे। सर, एक बुरा नाम जो पुलिस के साथ जुड़ता है वो ब्राइबरी का जुड़ता है और कुछ केसेस आते भी रहते हैं, उसके ऊपर डी भी शुरू होता है। लेकिन सर, ओवर द ईयर हमने देखा है कि डी जो है फाइनली या तो छोटे सेंसियोर इशू करके छोड़ दिए जाते हैं, कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। नहीं, आपने अगर आप डेटा देखें पुलिस डिपार्टमेंट का तो बहुत सारे लोगों को मेजर पनिशमेंट, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेजर पनिशमेंट है, SCN नहीं होता है। कोई भी आदमी अगर वो लेन देन के मामले में संलिप्त रहा है तो उसमें तो मेजर पेनल्टी ज़ाहिर होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैंडेटरी है। कई बार क्या होता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे जो डेलिंक्वेंट है उसको ये एडवांटेज मिलता है कि अगर एंटी करप्शन ब्रांच जिसने केस दर्ज किया है वो 90 डेज़ में या मतलब लॉजिकल रीज़नेबल समय में अगर उसके खिलाफ किसी तरह का चालान पेश नहीं कर पाती है तो उससे ये जाहिर हो जाता है कि भाई इसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं है, तो उसको डी में एडवांटेज मिलता है, जिसके तहत कई बार उसको डी में लाइटर पनिशमेंट से छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस नहीं डाली गई है। बट मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को हमने मेजर पनिशमेंट्स दी हैं और किसी भी करप्शन के मामले में SCN से मामला नहीं छूटता है, इसमें मेजर पेनल्टी ही दी जाती है। सर, PSI से जुड़ा एक और मुद्दा है कि अगर वो टारगेट मीट नहीं करते, उनको कुछ टारगेट दिया गया है नंबर ऑफ़ केसेस करने का, ख़ास तौर पे मोटर व्हीकल एक्ट या छोटे छोटे जो केसेस हैं वो मीट नहीं होता तो उनकी सैलरी से मिसकंडक्ट के तौर पे कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस नहीं है। टारगेट ऐसा नहीं कि फ़िक्स करके दिया जाता है। देखिए, ट्रैफिक के दौरान जैसे कि बहुत सारे कई बार आपने देखा होगा कि लोग शिकायत भी करते हैं, अगर आप टारगेट नहीं देंगे तो इसमें एक, क्योंकि पब्लिक और पुलिसमैन से जुड़ा मुद्दा है तो उसमें कई बार हमें ये एक संभावना रहती है कि जो पुलिस अधिकारी है वो एनफोर्समेंट ना करके उसमें पब्लिक से किसी तरह से इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेके छोड़ भी सकता है। अगर आपने उसको टारगेट दिया है तो वो अपनी जो जॉब है वो बिना किसी इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज किए करेगा क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है। बाकी दुनिया का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जहाँ टारगेट ना दिया जाए। किसी भी संस्था, कोई मान लीजिए कोई PWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, सब लोगों के पास टारगेट होता है कि आपने को एक महीने में इतने किलोमीटर का टारगेट अचीव करना है। अगर वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कर रहा है, इनकम टैक्स में रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट दिए जाते हैं। टारगेट एक दिशा निर्देश होता है, एक गाइडलाइंस का काम करता है, लेकिन टारगेट ना पूरा करने पे किसी को सज़ा दी जाए, ऐसे केसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो सकता है। वैसे तो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन सैलरी कट के कई मतलब नहीं, वो किसी और मुद्दे में सैलरी कटी गई होगी। उनको ऐसा ही लगता है कि उन्होंने नंबर ऑफ केसेस नहीं किए। ऐसा नहीं, माइनर पनिशमेंट है। पहली बात तो यह है कि ये मेजर पेनल्टी नहीं है। गोवा पनिशमेंट एंड अपील रूल्स के मुताबिक ये माइनर पेनल्टी है। दूसरा, टारगेट अचीव नहीं किया है, ये कोई इनडिसिप्लिन नहीं है। उसमें क्राइम मीटिंग में उसको एडवाइज़ किया जा सकता है, उसको थोड़ी ताड़ना दी जा सकती है, बट उससे किसी को पनिशमेंट मिले, ये क्योंकि इनडिसिप्लिन का मामला नहीं है, एफिशिएंसी का मामला है, इफ़ेक्टिवनेस का मामला है, ये कोई पनिशमेंट का मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई केस नहीं है। मेरे तो एटलीस्ट 2 साल में कोई नहीं आया कि किसी ने टारगेट पूरा ना किया और उसको सज़ा मिली हो। टारगेट पूरा करना एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का मुद्दा है। जो पनिशमेंट देना है वो इनडिसिप्लिन या कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि किसी को टारगेट ना अचीव करने पे एडवाइजरी ज़रूर दी जा सकती है, बट पनिशमेंट नहीं देगी।
सर, एक बड़े गर्व की बात गोवा पुलिस के लिए भी है और हम गोवा वासियों के लिए भी है कि पिछले 2 सालों में 2 बार गोवा के पुलिस स्टेशन कुर्चोरेम और बिचोलिम 2 पुलिस स्टेशन को देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशन में अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। बड़े खुशी की बात है कि आपके रहते हुए दोनों ही अचीवमेंट्स हुए हैं। बाकी के पुलिस स्टेशंस को इस नज़रिए से आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, अब जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं, अब उन्होंने अपनी संपर्क सेवाओं में भी हमारे एसडीपीओज़ भी विज़िट कर रहे हैं। उनको ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी स्टैंडर्ड पे इनको भी लेके आया जाए, क्योंकि गोवा के अंदर मैं समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग्स, कैपिंग की बिल्डिंग में ज़रूर हमने ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी ने उसको टेंडर कर दिया है, वो एक पुरानी बिल्डिंग में पुलिस स्टेशन है, बट ज़्यादातर पुलिस स्टेशन अच्छी बिल्डिंग्स में है, क्योंकि बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर 24/7 पुलिस को बैठना है, फिर अपना कभी एंटरटेनमेंट भी करना है जब वो ऑफ ड्यूटी पे है, रात गुजारनी है जब वो नाइट शिफ्ट पे है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग, फिर जो एनफोर्समेंट है और जितनी भी वाइसेस होती हैं, जैसे मटका गैम्बलिंग है, इलीगल लिकर का मामला है, जो कि गोवा में वैसे बहुत कम उसकी इंसिडेंस है, ड्रग का सीज़र कितना हुआ है, हम कंपटीशन प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सभी पुलिस स्टेशन एक ही लेवल पे आए। तो इसमें एसडीपीओज़ भी और डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ भी इसमें काफ़ी प्रयत्नशील हैं कि उनको एक बराबर लेवल पे लाया जा सके। सर, गोवा पुलिस अपने अधिकारियों को अगर सख्त रुख अपनाती है डिसिप्लिन मेंटेन न करने पर या दूसरे कारण, तो दूसरी तरफ अच्छे काम करने वालों को सम्मानित भी करती है। डिपार्टमेंट की तरफ से कई रिवार्ड स्कीम चलाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और इसके साथ साथ सर हमारा स्वाभिमान प्रोग्राम भी है ऐसे मेहनती जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभिमान गत वर्ष भी किया गया था, जिसमें उस वक़्त हमारी राज्यपाल महोदया आई थी, और मैंने देखा था कि उसमें जो जनता के अंदर काफ़ी उत्साह था कि भी जो पुलिस अधिकारी है उसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 24/7 इसमें शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये प्रोग्राम है, ये अपने आप में सोसाइटी का ऑर्गेनाइज़र की तरफ से एक बहुत ही एप्रिशिएटिव या एप्रिसिएशन का पात्र है कि समाज के लोग मिल के जब पुलिस अधिकारी को सम्मान करते हैं तो उसका एक सोशल स्टेटस भी बढ़ता है और उसका और अच्छे काम करने का जो वो प्रयत्नशील होता है, मोटिवेट होता है। तो मैं समझता हूँ कि स्वाभिमान जो प्रोग्राम है वो ऐसा और भी लोगों को आगे आना चाहिए, और पुलिस अधिकारी ही नहीं और भी लोग जो बाकी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करें, क्योंकि पुलिस का थोड़ा कार्य कठिन होता है, 24/7 वही सर्विस है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से एक बहुत ही एप्रिशिएशन का पात्र जो प्रोग्राम है। सर, गोवा पुलिस निसंदेह जो है आपके लीडरशिप में अच्छा काम कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि गोवा पुलिस और आप अच्छे काम करते रहें। हमसे बात करने के लिए सर बहुत धन्यवाद।